हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक और नई क्लास के लिए। थोड़ा सा गला खराब है बट ठीक है, ओके, काम चल जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें आज की क्लास, तो वन शॉट की सीरीज में हम फिर से एक और नए चैप्टर के साथ आपके लिए हाजिर है। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर में से पूछा जाता है। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, इवन आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आज के चैप्टर की जो क्लास है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो क्या होने वाला है आज की क्लास का चैप्टर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो आज की क्लास का चैप्टर होने वाला है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन, इसी को आप क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? इंटीग्रेशन। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत मार्क्स का पूछा जाता है। और जनरली देखने में तो अब ये आ रहा है कि जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जितने भी, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको किसके देखने को मिल रहे हैं? इंटीग्रेशन के। 2 3, मतलब पता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई आइडिया ही नहीं है। इसीलिए ये वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ने की गलती नहीं करनी है। एक बार पढ़ना है और इसको खत्म कर देना है। एक ही बारी में इसकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, सारी चीजें आप समझ लेंगे। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि चैप्टर इंटीग्रेशन क्या होता है। अब चैप्टर इंटीग्रेशन एक्चुअल में तो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं पता होता। ठीक है। तो अगर बात करें डेफिनेट की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब जो पूछा जा रहा है वो इस तरीके से पूछा जा रहा है, एक या दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। एक से लेकर दो तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अगर इसमें से आ गए तो 3 दूनी 6 मार्क्स का तो ये हो जाएगा आपका। तो 6 मार्क्स का तो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर के आपके शॉर्ट है और गलती से आपके शॉर्ट, गलती से नहीं, अब ज्यादातर तो यही हो रहा है कि दो शॉर्ट आई आ रहे हैं। तो अगर दो शॉर्ट आपके इसमें से आ गए तो इसका मतलब ये चैप्टर आपके कितने मार्क्स का हो जाएगा? 6 मार्क्स का। और 6 मार्क्स बोर्ड में बहुत मायने रखते हैं। और आपको इन 6 मार्क्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो नॉर्मली आप इसे बड़े प्यार से पढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो ना, एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है? अपोजिट। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे डी बाई डी एक्स लगा के, इंटीग्रेशन करते हो ऐसा साइन लगा के। ठीक है, इस साइन को लगाकर एक्स की पावर एन, और यहां पे लिखते हो स्मॉल एक्स डीएक्स। स्मॉल एक्स क्या लिखते हैं? डीएक्स। क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या काम है? स्मॉल फंक्शन को ही फंक्शन में कन्वर्ट करना। तो आपको स्मॉल फंक्शन तो जरूर लगा के चलना है। अब आप अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, और जो पावर हो जाएगी वही नीचे आ जाएगा, एन प्लस वन प्लस सी। तो एक्चुअल में एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अब अगर बात करें इसी में एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल हम इंटीग्रेशन देख लें एक्स स्क्वायर का। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक पावर बढ़ जाती है। डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती है, लेकिन इसमें एक पावर बढ़ जाती है। एक्स स्क्वायर पे अगर एक पावर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। और जो पावर हो जाएगी वही नीचे आ जाएगा और यहां पे लगाया जाएगा प्लस सी। क्या लगाया जाएगा यहां पे? प्लस सी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। अब ये प्लस सी क्या है? ये प्लस सी होता है इंटीग्रल कांस्टेंट।
जब आपका आंसर फिक्स नहीं है, जब आपको पता है जब तक आपका आंसर फिक्स नहीं है तब तक आपको इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा क्या लगाना है, प्लस सी। हमेशा प्लस सी लगाने का मतलब है कि यहां आपने इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिया। इंटीग्रल कांस्टेंट यानी कोई आंसर में अगर कोई चीज रह गई है तो उसकी कमी ये पूरी कर देगा। तो इंटीग्रल कांस्टेंट को आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि कोई अगर रह जाता है, कोई चीज रह जाती है तो उसकी कमी कौन पूरी कर देता है, ये प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। अब आप जानते ही हो सी कौन होते हैं। ठीक है। ये तो बताने की किसी को जरूरत पड़ेगी नहीं कि सी कौन है। आधे तो अपने दोस्तों का ही नाम लेने लगे। अरे सी, कहाँ गलत चले जाते हो यार। सी कुछ नहीं होता, सी इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो आज के बाद तुम्हें कोई सी कहे तो बुरा नहीं मानना है। ठीक है। वो तुम्हें इंटीग्रल कांस्टेंट बता रहा है। चलो ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के बाद अगर बात करें तो एक्स की कोई भी पावर आ जाएगी, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सपोज एक्स की पावर -3 आ जाती है, तो एक्स की पावर -3 को आप कैसे करेंगे इंटीग्रेट। तो एक्स की पावर -3 को करेंगे एक पावर जोड़ के। एक्स की पावर -3 में एक पावर जोड़ेंगे तो -3 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी -3 + 1 हो जाएगा, और साथ में लगा देंगे इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। इस तरीके से आप किसी भी एक्स की पावर को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक्स की पावर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इंटीग्रेशन कहूं एक्स की पावर 1/2 का, किसका कहूं मैं, एक्स की पावर 1/2 का। तो जब आप एक्स की पावर 1/2 का करेंगे तो यहां पावर 1/2 है, उसमें से एक कम हो जाएगा। तो अगर x की पावर 1/2 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 -1, और अपॉन में भी 1/2 -1 हो जाएगा। ठीक है। तो एक पावर कम हो जाती है तो एक पावर जुड़ जाती है, सॉरी, एक पावर ऐड हो जाती है। कम तो डिफरेंशिएशन में होती है। प्लस सी लगा लो। अब x की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसे रोटेट करके लिख सकते हैं, 2 डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 2/3 एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने क्या करा, हमने अभी तक एक इंटीग्रल पढ़ लिया कि अगर एक्स की पावर n है तो हम उसे किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर x की पावर n दी जाती है तो x की पावर n को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इतना तो ठीक है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इतनी बातें क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं। एक पढ़ लिया तो पॉइंट नंबर 2, अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना पड़े तो यहां अगर हमें किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट के साथ x आ जाता है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जीरो नहीं होता, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है, x आ जाता है मल्टीप्लाई में। क्या आ जाता है मल्टीप्लाई में, x। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो लाइक मैं 2 का करता हूं, या सपोज 1 का करता हूं, किसी का भी करता हूं। ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अगर 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो अंदर कौन बचेगा, 1। और मैंने आपको बताया 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके साथ x आ जाता है। तो यहां 2 था तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का क्या होगा कि उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बाकी प्लस का c रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपसे इंटीग्रेशन कहे कोई log 3 का, क्योंकि log 3 एक कांस्टेंट टर्म है, तो log 3 अगर एक कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ x आ जाएगा। तो log 3 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, बस मल्टीप्लाई में साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कांस्टेंट का हो गया।
एक्स की पावर एन का हो गया ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है, क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा फंक्शन है ना तो इसका डिफरेंशिएशन चेंज होता है ना ही इसका इंटीग्रेशन। ई की पावर एक्स इकलौता ऐसा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स ही रहता है और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही रहता है। तो ये दोनों में सेम ही रहता है, चाहे किस कोई सी की बात करो, चाहे डिफरेंशिएशन की चाहे इंटीग्रेशन की, तो ये तो सेम रहता है। इसे बदलने वाला भाई कलाल कोई पैदा नहीं हुआ। चलो जी। 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log x। अब यहां एक बात बड़े ध्यान से याद रखनी है आपको, कि ये तो समझ आ गया 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log x। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब वर्क करता है जब x की पावर 1 हो। ये सिर्फ और सिर्फ जब वर्क करेगा जब x की पावर क्या हो? 1। अगर 1 के अलावा कोई और है तो आप 1/x का इंटीग्रेशन log x नहीं लिख सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में वर्क करता है, जब जबकि क्या हो? 1/x को क्या लिखा, 1/x को log x लिख सकते हैं जबकि x की पावर क्या हो? 1 हो। तो सिर्फ और सिर्फ x की पावर 1 के लिए ही ये वैलिड है, तो किसी और पावर के लिए नहीं लगाना है। ठीक है, तो सिर्फ 1 के लिए वैलिड है। फोर्थ हो गया। चलो फिफ्थ की बात करें। a की पावर x, कांस्टेंट की पावर x। अगर बात करें कांस्टेंट की पावर x की, तो कांस्टेंट की पावर x एज इट इज रहती है, अपॉन में log a आ जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि अगर 2 की पावर x है, तो अगर मैं 2 की पावर x की बात करूं, तो 2 की पावर x जो है वो a की पावर x है, तो एक बार एज इट इज रहेगा, अपॉन में log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है ये तो। अब अगर बात करें, पांचवा हो गया, अब रह गया टिग्नोमेट्री। क्या रह गई है? टिग्नोमेट्री। आपको टिग्नोमेट्री के भी इंटीग्रेशन याद होने चाहिए। होने चाहिए। चलो लिख देते हैं जिस जिसके लिखे जाएंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, उसी तरीके से यहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है। एट सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का। अरे ये डिफरेंशिएशन के अपोजिट ही तो चल रहे हैं। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ऐसी सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? सेक एक्स का। तो सेक एक्स हो जाएगा, अपोजिट ही तो चलते हैं ये। इस तरीके से आपके सारे इंटीग्रेशन बने हैं। ठीक है, कि किसका इंटीग्रेशन कैसे आप कर सकते हैं और किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। उसमें फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको sec x tan x तक बता दिया था। अब कुछ स्पेशली आ जाते हैं, लाइक आपको सिर्फ tan x की बात करें, और tan x एक स्पेशल केस है। ठीक है, हाँ tan x का होता है log sec x। एक और भी होता है,
लॉग माइनस कॉस एक्स, सारे पता होने चाहिए। तो टेन एक्स के बाद एक स्पेशल आता है कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी सिंपल नहीं हो सकता, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल नहीं हो सकता, तो इसका लॉग साइन एक्स होता है। और फिर आता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का भी सिंपल नहीं है। और फिर आता है सेक एक्स का भी सिंपल नहीं है। इसका होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इनके कुछ इस तरीके से तो इनके कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन पाए जाते हैं। अब एक सिंपली बात करते हैं एक एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन टेन टू एक्स का बताओ, मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन बताओ किसका, टेन टू एक्स का। तो अगर मैंने आपसे टेन टू एक्स का मांग लिया तो आप इसमें से कोई सा भी लगा सकते हो। सपोज मैं log sec x लगाता हूं, सपोज क्या लगाता हूं मैं log, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x। एंगल टू एक्स था तो टू एक्स ही रहेगा और प्लस का c। अब इन क्वेश्चनों में एक बड़ी खास बात है, बड़ी अच्छे से ध्यान रखना, कि आप अगर देखो तो इसमें चेन रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन के अंदर क्या नहीं पाया जाता, चेन रूल। तो जब इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल पाया ही नहीं जाता, तो हम किसी भी फंक्शन के अंदर जाकर उस दूसरी वैल्यू को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं टेन टू एक्स, तो टेन तो इंटीग्रेट हो गया log sec टू एक्स, क्या मैं टू एक्स को अंदर जाके इंटीग्रेट कर पाया? नहीं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैं अंदर जाके इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। और जब मैं आप किसी भी फंक्शन के अंदर, मैं या आप कोई भी अगर किसी फंक्शन के अंदर जाके उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसे कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उस केस में जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, उसे डिवाइड में लिख दो। उसे किस में लिख दो, डिवाइड में। उसे डिवाइड में लिखने से आपकी वो पूर्ति पूरी हो जाती है, जो आप अंदर जाके इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, वो कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फॉर सपोज एग्जांपल मैं ऐसे कहूं आपसे, आप इंटीग्रेशन करो साइन ए एक्स का। आप किसका इंटीग्रेशन करो, साइन ए एक्स। तो अगर मैं बात करूं साइन ए एक्स के इंटीग्रेशन की, तो साइन का माइनस कॉस होता है, लेकिन यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, a, वो नीचे आ जाएगा। x का कोफिशिएंट a कहां जाएगा, नीचे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर जाके, ठीक है, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, अगर आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट को कहां लिख देंगे, डिवाइड में। आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको उसके अलावा फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं पड़ेगा कि आपको हाँ भाई अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, तो आप उसे सिंपली कर सकते हैं। इस तरीके से आपके कुछ डिफरेंशिएशंस बने हैं, इंटीग्रेशंस। ठीक है, कि आप किसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि आप किसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ आई तो चलो जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स रूट एक्स डीएक्स। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। तो रूट एक्स की वन में करूंगा तो रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स की एक्स के साथ करूंगा तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा। इतनी बात ठीक है जी। मैंने रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, वन के साथ भी और एक्स के साथ भी। अब अगर मैं देखूं तो इस एक्स रूट एक्स को मैं एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकता हूं, बिल्कुल जी। अब यहां बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर हो जाएगी थ्री बाई टू, और साथ में क्या आ जाएगा, डीएक्स। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं, एक्स की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू का हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरीके से अब आप इसे बस कंप्लीट सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा टू बाई थ्री
एक्स की पावर 3/2, इसे पलट लेना। ऐसे इसे पलटोगे तो ये हो जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस का सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल था, बेसिक था। एक्स की पावर एन के ऊपर था कि कैसे आप एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये रहा। आपको अगर क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है आपको किसका? 6x का प्लस कॉस एक्स का माइनस ई की पावर x का। तो आपको इन तीनों का इंटीग्रेशन करना है। अगर बात करें पहले 6x की, तो 6 कांस्टेंट है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 का हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1। अब बात करें cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। अब यहां x का कोफिशिएंट 1 है तो उसे नीचे लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस, आप 1 लिख सकते हो, चलो माइनस e की पावर x का एज इट इज रहता है, e की पावर x। यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है तो आप नीचे 1 लिख सकते हो, प्लस 6। अब आप इसे अगर सही तरीके से लिखते हो तो ये हो जाएगा 6x²/2 प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। दो से आप 6 काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये आपका एक्चुअल में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली आप क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी वैल्यू को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ते थे वैसे ही इंटीग्रेशन होता है, बट इंटीग्रेशन थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से होता है और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन x² dx। इसके इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ब्रेक कर लिया हमने। एलसीएम ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर वाली हर वैल्यू के अपॉन में अलग आ गई, x² के अपॉन में अलग हो गई और 1 के अपॉन में अलग। इसे कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना। क्या कहते हैं इसे? एलसीएम ब्रेक करना। तो एलसीएम ब्रेक करने का मतलब है नीचे वाली वैल्यू दोनों के अपॉन में अलग अलग हो जाती है। अब x² से x² कट गया तो यहां क्या बचा? 1। अब ये प्लस की है पावर, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? माइनस की। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब मैंने बताया कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 1 एक कांस्टेंट है तो उसके साथ x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस x की पावर -2 का करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और साथ में आ जाएगा c। क्योंकि इंटीग्रेशन अब कंप्लीट हो गया, मतलब इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो हम क्या लगा देंगे साथ में? प्लस का c। तो प्लस का c लगा देंगे तो यहां हो गया x प्लस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इंटीग्रेट करना। चलो, अगर आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट √x + 1/√x का होल स्क्वायर। यहां पे √x + 1 अपॉन √x का क्या दिया हुआ है? होल स्क्वायर। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने से पहले a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। क्या ओपन कर लेते हैं? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो गया? प्लस 2ab। और बाहर क्या लगा दिया? dx। क्योंकि बाहर dx था तो बाहर क्या लगा दिया? dx। चलो, अब √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो √x का स्क्वायर हो जाएगा x। 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन x।
यहां रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, पावर बढ़ जाएगी। 1 अपॉन एक्स का मैंने लिखवाया है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। अब 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, तो कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाएगा और प्लस का सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 2x प्लस सी। अब इस तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको तैयार, आपको, और ये ऊपर से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि आप किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपको दिया है e की पावर -4 लॉग एक्स की, लॉग एक्स और dx। कैसे करेंगे, जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चलो हम बताते हैं थोड़ा सा। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग की कोई भी पावर है, लॉग की क्या है, कोई भी पावर, तो वो पावर कहां आ जाती है, वो बाहर आ जाती है। जैसे मैं आपको यहां लिख के अगर बताऊं, तो अगर कोई भी चीज ऐसे है लॉग ए की पावर बी, तो हम उसे ऐसे लिख देते हैं बी लॉग ए, ऐसे लिख देते हैं। तो आप खुद समझो कि कोई भी पावर कहां आ जाती है, बाहर। अगर लॉग के कोई बाहर वैल्यू है तो वो वापस पावर में भी तो जा सकती है। जी बिल्कुल जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, तो जा सकती है, तो इस -4 को मैं पावर पे ले गया। तो याद रखना, जब लॉग के बेस में कुछ नहीं होता तो ई होता है, लॉग के बेस में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, ई। और कभी भी अगर आपको ऐसे देखने को मिले ई लॉग ई, और यहां पे आपको कुछ भी देखने को मिले, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कुछ भी कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, ऐसे केस में क्या होता है, ये सब का सब हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन एक्स रह जाता है। ये लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग की बेस वैल्यू और मतलब ई है, और उसके पावर में लॉग का बेस भी ई है, ऐसे में ये सब हट जाता है, सिर्फ वो बचता है जो फंक्शन है। और फंक्शन क्या चल रहा था, फंक्शन चल रहा है एक्स की पावर -4, तो एक्स की पावर -4 बचता है बस। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो x की पावर -4 को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। +1 करके देख लेना, -4 +1 करके, तो हो जाएगा x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। इस तरीके से आपको बेसिकली अगर कोई इंटीग्रेशन पूछा जाता है या कहा जाता है कि किसी को इंटीग्रेट करो किसी फंक्शन को, तो आप इस तरीके से उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि हम कैसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अगर इतनी चीजें समझ आई तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मेथड जो आपका आता है इंटीग्रेशन के अंदर, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स में से एक है, आपको इसके बारे में भी बिल्कुल 100% अच्छे से आना चाहिए। देखो, ये अगर मेथड नहीं आता तो आपका इंटीग्रेशन कमजोर होना तय है, आप इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा वीक रह जाएंगे अगर आपको ये मेथड नहीं आता। थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, बट अगर आप समझेंगे तो इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, वो बहुत इजी है, बस उसे समझने की जरूरत है। अब आपको नाम से ही क्लियर होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि जब आप किसी को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, अब इसमें प्रोडक्ट रूल डिवाइड रूल जैसी चीज तो है नहीं, तो मान लो आप प्रोडक्ट रूल डिवाइड रूल जैसी चीज नहीं है, तो आप मान लो इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसे आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, या तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, या दो फंक्शन डिवाइड में आ गए, या डिवाइड में ज्यादा फंक्शंस आ गए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया, तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते सीधा सीधा, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला बना ही नहीं कि उसे सीधा सीधा इंटीग्रेट किया जा सके। तो जब ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बना, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरीका है, एक जरिया है, जिसके थ्रू आप क्या है, अगर दो फंक्शन है तो एक को कम करके बचे हुए फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यानी सब्स्टिट्यूशन ना एक तरीके का मेथड है कि कैसे आप बाकी बचे हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया log x अपॉन x साथ में dx। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया log x अपॉन x और साथ में क्या दे दिया dx। अब एक्चुअल में देखा जाए तो log x अपॉन x दोनों डिवाइड में, log x के डिवाइड में क्या है x। अब इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल है, जब पढ़ाई नहीं है, जब हमने पढ़ाया नहीं है, जब हमने अभी तक बताया नहीं है, इसका मतलब होगा ही नहीं। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन में कोई डिवाइड रूल नहीं होता। अब इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल नहीं होता, तभी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, यहां से किसी एक वैल्यू को ऐसा लो, यहां से उस वैल्यू को लो जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाए। मतलब इन दोनों में से किसी एक को लो और उसका डिफरेंशिएशन यहां मौजूद होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं log x की बात करूं तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। आपको मैंने डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा दिया। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स है तो मेरे पास 1 अपॉन एक्स मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल है, अपॉन में x है, ऊपर 1 होगा ही क्योंकि 1 तो हर जगह मौजूद है। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स मेरे पास है। मैं उसे करूंगा, उसे लेट कर लूंगा y, उसे क्या मान लूंगा y, और y मान के उसका डिफरेंशिएशन ही करूंगा। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, y का dy बाई dx होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। अब जो dx डिवाइड में था उसे उधर किस में भेज दिया, मल्टीप्लाई में। तो मुझे dy की वैल्यू मिली 1 अपॉन एक्स dx। तो मुझे dy की क्या वैल्यू मिली 1 अपॉन एक्स dx। तो मैंने मान लिया यहां कहीं 1 रहा होगा, तो ये रहा 1 अपॉन एक्स dx, ये रहा 1 अपॉन एक्स dx। इस पूरे 1 अपॉन एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूं dy। इस पूरे 1 अपॉन एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं dy लिख सकता हूं। और log x को क्या लिख सकता हूं मैं y। अब अगर देखा जाए तो अगर फंक्शन y में आ गया तो स्मॉल फंक्शन भी क्या हो गया dy। अब क्योंकि ये भी सेम हो गए तो मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं, अगर ये डिफरेंट होते तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाता। तो अब अगर मैं y को इंटीग्रेट करता हूं तो क्योंकि y की पावर 1 है तो प्लस 1 हो जाएगी, तो हो जाएगी y की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। तो y की वैल्यू वापस से क्वेश्चन से क्या रख लूंगा मैं log x। y की वैल्यू वापस क्वेश्चन में से क्या रख लूंगा मैं log x। तो अगर वापस से log x रख लूंगा तो ये हो जाएगा log x का, चलो ऊपर लिख देते हैं कोई नहीं, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस तरीके से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको किसी एक वेरिएबल को y मानना है और वो y उसे मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको मौजूद है। ऐसा करके हम पूरे क्वेश्चन को x से किस में चेंज करेंगे y में, और फिर उसे y में इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम x में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के उसका इंटीग्रेशन किस में कर लेंगे y में। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। तो मैंने एक इंटीग्रेशन लिया साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। अब साइन एक्स डॉट कॉस एक्स की बात करें तो दोनों मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट रूल भी हमारे पास नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी नहीं है तो यानी हम साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। हम साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किस मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें किसी एक को मानना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन हो। तो मैं जानता हूं अगर मैं साइन एक्स को लूंगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो मेरे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो मैं इसी को क्या मानूंगा y। y किसको मानूंगा साइन एक्स को। तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x, dx मल्टी डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मैं cos x dx को क्या लिख सकता हूं dy, cos x dx को क्या लिख सकता हूं मैं dy। तो ये जो cos x dx है इस पूरे को क्या लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन में dy। अब बचा कौन साइन एक्स,
साइन एक्स को क्या माना था, वाई, तो साइन एक्स को क्या लिख दिया, वाई। अब मैं वाई का आराम से क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन कर सकता हूं। वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब वाई की वैल्यू वापस क्वेश्चन में से रख लूंगा, तो ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस तरीके से मैं उसे आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, और अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ लेना है कि कैसे आप उसे करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब ये देखो, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स। तो अगर आप देखें तो इसमें आप किसका डिफरेंशिएशन मिल सकता है आपको, तो अगर आप सोचें क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मिल सकता है। किसका डिफरेंशिएशन मिल सकता है, रूट एक्स का। तो लेट, आपने y मान लिया किसको, रूट एक्स को, dy बाई डी एक्स किया, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। अब 2 इधर ले आओ, dx उधर भेज दो, तो 2 dy पुट हो जाएगा किसको, 1/√x dx को। तो 1/√x dx को मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2 dy। तो ये रहा 1, तो ये रहा 1/√x dx। इसको क्या पुट किया जा सकता है, 2 dy, 2 बाहर आ जाएगा, dy। तो बचा कौन, साइन रूट एक्स। रूट एक्स को क्या माना है, y। तो रूट एक्स को अगर y माना है, तो ये क्या बचा, साइन y। साइन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई प्लस सी। वाई की वैल्यू पुट कर लो, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पुट यहां पे, तो वाई की वैल्यू -2 कॉस, वाई की वैल्यू रूट एक्स है। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आप उसे कंप्लीट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कैसे होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो किसका डिफरेंशिएशन क्या बन सकता है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 + x³ तो बनने से रहा। किसी भी हाल में आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके 1 + x³ नहीं बना सकते। 1 + x³ का करके 1% चांसेस है क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर बन जाए। तो देख लेते हैं करके बनता है या नहीं बनता है। लेट कर लिया हमने y किसको, 1 + x³ को। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, dy बाई डी एक्स, 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x³ का 3x²। अब dx उसे दे दिया और 3 इधर ले आए, तो मतलब x² dx की जगह क्या रखा जा सकता है, 1/3 dy। तो ये रहा x² dx। इस x² dx की जगह क्या रखा जा सकता है, इस x² dx की जगह रखा जा सकता है 1/3, जो कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और वो dy। 1/3 बाहर आ गया और साथ में dy। और नीचे वाले को हमने क्या माना है, y। नीचे वाले को हमने क्या माना है, y। अब 1/y, dy को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो 1/y का इंटीग्रेशन बनेगा log y। यहां y की पावर 1 है, तो y की पावर अगर 1 है, तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log y। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y। y की वापस वैल्यू रख लो आप, 1/3 log y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + x³ आ जाएगी प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, चल और क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसे देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस कॉस 6x अपॉन 3x² प्लस साइन 6x। अब अगर देखा जाए तो किसका डिफरेंशिएशन क्या बन सकता है, तो किसका डिफरेंशिएशन क्या बन सकता है, मैं ध्यान दे,
तो किसी भी हाल में x का डिफरेंशिएशन 3x² की फॉर्म तो दे नहीं सकता, तो नीचे वाले को ही लेट y करके देख लो, क्या पता क्या मिल जाए। 3x² प्लस साइन 6x, इसे हमने क्या मान लिया, y। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लिया dy बाई डी एक्स, 3x² का 6x हो जाएगा और इसका हो जाएगा साइन साइन 6x का कॉस 6x, 6x का 6। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो 1 मिनट के लिए, ठीक है, चलो। अगर बात करें, तो 6 कॉमन कर सकते हैं। अगर हम 6 कॉमन कर लेते हैं तो वैल्यू बन जाएगी x प्लस कॉस 6x डी वाई बाई डी एक्स। dx डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो अगर dx डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा 1/6 डी वाई एक्स प्लस कॉस 6x और साथ में dx।
अब आप x प्लस कॉस सिक्स एक्स डी एक्स को क्या रख सकते हो, 1/6 dy रख सकते हो। ये बन गया ऊपर। इस पूरे को क्या लिख सकते हो, 1/6 dy। और नीचे वाले को क्या माना है, y। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। y की वैल्यू अब यहां से आप पुट करेंगे, तो 1/6 log 3x² प्लस साइन 6x प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपने ये इतना कर लिया होगा। ठीक है। अरे तुम तो होशियार हो गए। तुम नहीं करोगे तो भला कौन करेगा। मैं नहीं तो कौन बे। हाँ, मैं नहीं तो कौन बे। ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगा सकते हैं। बस आपको वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप एक बार उसका डिफरेंशिएशन जिस उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसे आप ढूंढ लें, तो आप ये बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है। बस चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 1/1 प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है। इसे एक बार ट्राई कर लेना, ई की पावर एक्स को इसमें वाई मानना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी है। तो जरा इसे ध्यान दो। अब अगर इसमें ध्यान दे तो sec की पावर 4 है। sec की पावर 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, sec² x इंटू sec² x tan x dx। एक sec² x को मैंने आइडेंटिटी होती है 1 + tan² x में चेंज कर दिया। एक tan x को ऐसे ही रहने दिया और इस sec² x को भी ऐसे ही रहने दिया। बस मैंने एक sec² x को चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि मैं y मानू जब किसे, tan x को, तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। dy हो जाएगा sec² x dx। हाँ, माफ कीजिएगा। हाँ, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चलो, तो dy किसको लिखा जा सकता है, sec² x dx को। तो sec² x dx कहां है, ये रहा। इसको क्या लिखा जा सकता है, dy। बाकी जहां जहां tan है सबको क्या लिखा जा सकता है, y। तो इसे dy लिख के बाकी सबको क्या लिखा जा सकता है, y। तो ये हो जाएगा 1 + y² y इंटू dy। y को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y + y³ dy। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे अब। तो ये y²/2 हो जाएगा, इसमें पावर 1 जोड़ेंगे तो y की पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा। y की वैल्यू वापस रख सकते हैं tan x, तो ये हो जाएगा tan x का होल² 2 प्लस tan x की होल पावर 4/4 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप इस तरीके से कंप्लीट करके उसे कर सकते हैं। आई होप आप इसे कर लेंगे। अब ये बात रही सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इसके बाद क्या होता है,
हाँ, सॉरी। चलो भाई, तो अगर बात करें तो ये आपके कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिर कह लो कि यार ये ऐसे कंडीशंस है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जिनके बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए कि किस कंडीशन को कैसे किया जाता है या किस कंडीशन का क्या होता है। तो अगर बात करें तो ये 6 कंडीशंस है। जल्दी से एक बार इन्हें देख लो, फिर देखते हैं कि इन कंडीशंस को कैसे यूज किया जाता है और कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार निगाह घुमाओ भाई खिलाड़ियों।
जल्दी। अब ये वो कंडीशंस है जिनमें x की पावर 1 की जगह क्या हो जाती है, x की पावर 2 हो जाती है। ठीक है, यानी फैक्टर्स की फॉर्म बनती है। तब हम इन कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं। चलो, तो अब अगर इन कंडीशंस की बात करें, ठीक, इन कंडीशंस में क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन की फॉर्म बनती है, और उन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/√4 - x²। अब अगर मैं इसकी बात करूं, 1/√4 - x² जो आपको दिया हुआ है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 1/√4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं? अगर इसे 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 1/√a² - x²। अब ये जो फॉर्म बन गई, ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई 1/√a² - x²। तो a² - x², देखो अभी हमने देखा 1/√, ये रही a² - x²। तो 1/√a² - x² क्या होती है, साइन इनवर्स x/a। तो यहां पे इंटीग्रेशन की जो फॉर्म अप्लाई हो जाएगी, वो अप्लाई हो जाएगी साइन इनवर्स x, तो x ये अपॉन a का काम कौन कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x+2। इस तरीके से आप उन फॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करके अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है भाई, हो जाएगा ये। इस तरीके से आप कर सकते हो उन्हें। अब इसी तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर आपको एक और क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाए, ठीक है, तो ये अगर आप इसकी बात करें, तो ये 1/4 - 9x²। अब इसकी ना एक बड़ी खास बात होती है इस तरीके की, क्या होता है कि आपने जितनी भी फॉर्म पढ़ी है, उन सब में अगर ध्यान से देखा हो, x² का जो कोफिशिएंट है ना, वो 1 है। हर एक फॉर्मूले में x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। कुछ में -1 है, तो -1 या +1 में से कोई होना चाहिए, लेकिन यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 9। तो सबसे पहला काम आपको ऐसे क्वेश्चन में यही करना है कि इस 9 को बाहर निकालो। तो अगर आप 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/9 - x²। 9 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, 4/9 - x²। अब इस 4/9 को क्या लिखा जा सकता है, इस 4/9 को लिखा जा सकता है 2/3 का होल स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है, 2/3 का होल स्क्वायर। तो अगर इसे 2/3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, जो कि हालांकि आप लिख सकते हैं, तो 2/3 का होल स्क्वायर लिखने के बाद अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी बन गई 1/a² - x² की। कौन सी बन गई, 1/a² - x² की। तो ये 1/a² - x² की जब बन गई, तो 1/a² - x² की उसमें इसमें क्या लग सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/a² - x² की अगर फॉर्म में दिखाऊं मैं आपको, तो देखो 1/a² - x² को क्या लिखा जा सकता है, 1/2a। ठीक है, ये वाली लग जाएगी लॉग a+x/a-x। तो इसे यही लिखेंगे 1/9 तो पहले से था, 1/2a। तो 1/2a, a की वैल्यू 2/3 है, लॉग a+x यानी 2/3 + x अपॉन a-x यानी 2/3 - x +c। अब एलसीएम लॉग के अंदर आप उसे सॉल्व कर लो, और मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, जैसे इसे 3 से 3 बार काट दो, इस तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, वो कर लेना। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसे किस तरीके से किया जा सकता है, तो आप उसे ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस देख लेते हो।
चलो अब देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए। अब आपको पता है कि सारी की सारी फॉर्म एक्स स्क्वायर में होती है, सारी की सारी फॉर्म किस में होती है, एक्स स्क्वायर में। अब यहां नीचे एक्स की पावर क्या दे दी, 6। इस एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हो आप, एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर। एक्स की पावर 6 अगर दे दी तो उसे क्या लिखा जा सकता है, एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर अगर आपने उसे लिख दिया, चलो, तो अगर आपने उसे x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो आपने अब तक जितनी भी ये 6 की 6 आइडेंटिटी देखी, ऊपर सब में 1 था, सब में ऊपर क्या था, 1। इसमें ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब आइडेंटिटी जब तक अप्लाई हो नहीं सकती जब तक ऊपर क्या ना बन जाए, 1। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करें, आप एक्स क्यूब को कुछ मान लो। जैसे मैंने एक्स क्यूब को क्या मान लिया, मैंने एक्स क्यूब को क्या मान लिया, वाई। तो वाई का डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लिया मैंने, 3x स्क्वायर, dx उधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx को क्या रखा जा सकता है, ये रहा एक्स स्क्वायर dx। तो इस एक्स स्क्वायर dx को क्या रखा जा सकता है, इसे रखा जा सकता है 1/3 dy। अब आपने तो इसे क्या माना हुआ है, y, तो ये y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अब यहां अप्लाई हो जाएगी 1/1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या थी, तो वो थी 1/3 इंटू 1/2 ए की वैल्यू 1 है, लॉग। ऊपर था a माइनस ए प्लस एक्स, और नीचे a माइनस एक्स प्लस सी। वाई की वैल्यू पुट कर लो 1/6। तो y की वैल्यू आप क्या पुट कर लोगे, एक्स क्यूब, 1 + x³ अपॉन 1 माइनस x³। मैं लॉग लगाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, 1/6 लॉग प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स की पावर 3 होगी। चलो आगे अगर कोई क्वेश्चन दे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, और यही 3 नंबर में आने वाला आपका क्वेश्चन है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आने वाला है, ठीक है। आप जल्दी से एक बार इसको समझेंगे, ठीक है, तो जल्दी से समझेंगे इसे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल्दी से अगर आप इसे समझें तो जल्दी से देख लो भाई, कर पा रहे हो या नहीं। तो अगर नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप इसे नहीं कर सकते तो चलिए हम करा देंगे, क्या बात हो गया। अब यहां आपका जो है ना एक मेथड अप्लाई होगा, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब मेरी बात को जरा गौर करके समझे। यहां अगर आप देखो तो यहां आपकी जो आइडेंटिटी की फॉर्म है, वो आइडेंटिटी की फॉर्म आपको प्रॉपर नहीं दी। आपको अगर आइडेंटिटी की फॉर्म प्रॉपर नहीं दी, तो इसका मतलब आप सीधी सीधी इसमें आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। पहले आपको इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब भी आपको नीचे कोई क्वाड्रेटिक दी जाएगी, तो आपको समझ के रखना है, दिमाग में क्लियर रखना है कि नीचे आपको क्वाड्रेटिक इसीलिए दी गई है ताकि आप नीचे वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, ठीक है, उसे सिंप्लीफाई करके उसे किस फॉर्म में ला सके, उसे फैक्टर मतलब जो फॉर्मूले हैं उनकी फॉर्म में ला सके। और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये मेथड तो 10th का है, बट मुझे पता है, ठीक है, आप में से जनरली बहुत कम लोगों ने इसे 10th में पढ़ा होगा। वैसे ये 10th में कट भी गया था, और कुछ की तो कोरोना में ही चली गई, ठीक है। तो चलो समझो अब कैसे करते हैं। आप सिर्फ एक काम करें, एक्स का कोई कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4। उस 4 का 1/2 कर लें, यानी आधा। तो 4 का अगर आप आधा करते हैं तो क्या आ रहा है, 2। 4 का आधा करके क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर आपको ये 2 मिल जाता है, ठीक है, तब आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, 4x। अभी आपने इसका आधा करके क्या आया, 2।
उसी के स्क्वायर को जोड़ दो और उसी के स्क्वायर को घटा दो, बाकी कांस्टेंट टर्म जो थी उसे ऐसे ही रहने दो। उसी के स्क्वायर को जोड़ लो और उसी के स्क्वायर को घटा लो। एक्चुअल में ना ये एक तरीका है जिससे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। जिससे ये क्या बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ये आपका बन के तैयार हो गया x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये -4 प्लस 8 जो कि प्लस का 4 बनेगा, इन्हें आपस में सॉल्व कर लिया मैंने दोनों। अब प्लस के 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, तो प्लस के 4 को मैं लिख सकता हूं x प्लस टू का होल स्क्वायर के साथ साथ प्लस का 2 स्क्वायर। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी बनी 1/x² प्लस a²। ये कौन से फॉर्मूले के टाइप बन गया, तो ये फॉर्मूले का टाइप बना 1/x² प्लस a²। तो 1/x² प्लस a² में जब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे तो उसका था 1/a टू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको यहां पे फिर आइडेंटिटी लगा लेनी है, यानी जब भी नीचे कोई क्वाड्रेटिक आएगी तो आपको पहले उसमें क्या अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करके आपको उसे पहले आइडेंटिटी की फॉर्म बनानी है, ठीक है। आइडेंटिटी की फॉर्म बनाकर उसे सॉल्व करना है। अब आप अगर देखें तो सेम क्वेश्चन उसी तरीके का ये दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर अटेम्प्ट करके ट्राई कर सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, कोशिश कीजिए जरा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा एक बार। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन में करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1। 1 बनाने के लिए मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया। मैंने यहां से माइनस क्या लिया, कॉमन। मेरे माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3। अब मुझे ये क्वाड्रेटिक सही दिखाई दे रही है, इस -1 को यही रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब मुझे ये क्वाड्रेटिक सही दिखाई दे रही है जिसका कोफिशिएंट x का क्या है, 2। 2 का 1/2 करूंगा तो क्या आ रहा है, 1। 2 का 1/2 क्या आ रहा है, 1। तो मैंने x के कोफिशिएंट का आधा कर लिया, 2 का आधा 1 हो गया। अब उस एक के स्क्वायर को ही जोड़ना है और उस एक के स्क्वायर को ही घटाना है। तो ये x² प्लस 2x, एक का स्क्वायर जोड़ो, एक का स्क्वायर घटा लो, -3। चलो, अब अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे, -1, ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये -1 और -3 जो कि हो गया माइनस का 4। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेशन करने से पहले, तो ये हो जाएगा √4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप अगर देखें तो इस 4 है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई 1/√a² माइनस x²। तो इसकी होती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्या होती है इसकी साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, 3 नंबर में आपको इस तरीके का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, आप इसे कंफर्म करके जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तो ये छोड़ना नहीं है। चलो, कहाँ पे पहुंच गई गाड़ी, अच्छा यहाँ आ गई अब। हम्म, देखो छोड़ना तो इस टाइप का भी नहीं है।
इसे भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर की ही टाइप, बट ये थोड़ी बड़ी है। यहां पे ऊपर भी कोई वैल्यू दी हुई है, नीचे क्वाड्रेटिक तो दी दी है, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ साथ हमें ऊपर लीनियर दे दी। क्या दे दी ऊपर? लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक के साथ साथ ऊपर भी लीनियर दे दी जाए तो मुझे पहले ऊपर वाली लीनियर हटानी पड़ेगी, और हटाने के लिए तो हम एक ही मेथड जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने लेट करा y किसको, 3x² प्लस 2x+1 को। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे ऊपर ये चाहिए 6x+2, और ऊपर क्या है, 5x-2 है। तो मतलब मुझे चेंज करना है। आओ मैं आपको चेंज करना सिखाता हूं। कैसे चेंज करते हैं? मुझे जो चाहिए वो लिख लो, जो आपको चाहिए उसे लिख लो। आपको 6x+2 चाहिए, आपने 6x+2 लिख लिया। अब 6x+2 से कोशिश करनी है बनाने की 5x-। अब मुझे यहां 5x बनाना है, तो क्यों ना मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से डिवाइड। तो 6 से 6 कट जाएगा, 5x हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन उसी के साथ साथ जब इस 5/6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, क्योंकि इसकी दोनों से होगी, तो ये तो 5x हो गया, लेकिन उससे होगी तो ये हो जाएगा 2 से 3 कट के 5/3। और जबकि मुझे माइनस का 2 चाहिए, तो 5/3 में से ऐसा क्या घटाया जाए जो माइनस का 2 बन जाए? 11/3 घटा लो। 11/3 घटा लो, माइनस के 2 बन जाएंगे। ठीक है। तो यानी मैंने पहले x बनाया, और x के साथ साथ जो कांस्टेंट बना उसको लेकर ये देखा कि उसको लेकर मैं कैसे -2 बना सकता हूं, क्योंकि मुझे 5x के साथ क्या बनाना था, -2। तो -2 बनाने के लिए मैंने क्या कम कर लिया, 11/3। अब अपॉन में वही रहने दिया जो था। अब इन दोनों के एलसीएम ब्रेक कर दिया, 1/- से एलसीएम को ब्रेक कर दिया। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यू है 6x+2 वाली, इसके नीचे इसे अलग कर दिया, -11/3 वाली वैल्यू के नीचे इसे अलग कर दिया। अब देखो, आपने इसे y माना है, तो ये तो dy है ऑलरेडी, तो ये dy हो गया, तो ये हो गया 5/6। एक मिनट, अगर ये देखा जाए तो ये dy हो गया और नीचे वाला y हो गया, माइनस। अब इसे देखा जाए तो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा फिर से। ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे क्या आ गई, क्वाड्रेटिक। तो 1 के नीचे जब भी क्वाड्रेटिक बन जाती है तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसे 1 बनाने के लिए पहले 3 कॉमन आएगा, तो 1/3 जब कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब ये तो log y हो गया, 1/y का इंटीग्रेशन log y हो गया, माइनस ये 11/9, और इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। x 2/3 है, उसका आधा 1/3 हो जाएगा, उसी के स्क्वायर को जोड़ लो और उसी के स्क्वायर को घटा लो, और प्लस में 1/3 भी है। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगी, इन्हें कांस्टेंट को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 5/6 log y माइनस 11/9। ये हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस के 1/9 और प्लस के 1/3 सॉल्व कर लो, तो 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तो 2/9 आ रहे हैं शायद, प्लस के 2/9 आ रहे हैं। हाँ, प्लस के 2/9 आ रहे हैं, तो प्लस के 2/9 को लिख सकता हूँ √2/3 का होल स्क्वायर। प्लस के 2/9 को क्या लिखा जा सकता है, √2/3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये 5/6 log y हो जाएगा।
1/x² + a² में आइडेंटिटी लगेगी 1/a √2/3 tan 1x/a + c। ये आपका आंसर हो जाए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया होगा उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चल, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चल, अगर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो अगर इसी तरीके का और कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है लाइक दिस, ये क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में कुछ गलती की है मैंने। ठीक है, इसे सही कर लेते हैं। इसमें मैंने कुछ गलती कर दी है, इसे सही कर लूं। ऊपर x+1 होगा, तो इसे टाइपिंग में मिस्टेक है ये। ठीक है, लिखने में गलती है। ऊपर क्या होगा, x+1। अब ये उसी तरीके का है कि ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आपको ऊपर वाली लीनियर हटानी पड़ेगी, और हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए आप पहले नीचे वाले को क्या मानोगे, y। नीचे वाले को क्या मानोगे, y। तभी तो ऊपर वाला गायब होगा। नीचे वाले को y मान के अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो गया 2x - 5 dx। तो 2x - 5 चाहिए हमें, तो वही ले लो जो चाहिए। अपॉन में तो सेम ही रहेगा। नहीं नहीं, अभी dx कहाँ लगा दिया मैंने, अभी तो बनाना है थोड़ा सा। अब बना लेते हैं। हमें बनाना है 2x से x, तो 1/2 कर दो। माइनस का 5/2 हो जाएगा, 5/2 नहीं चाहिए हमें, प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस के 7/2 कर दो। 2/2 होके 1 हो जाएगा। एलसीएम ब्रेक कर लो। 2x - 5 के नीचे अलग हो जाएगा, और उसी तरीके से 7/2 के साथ अलग हो जाएगा। अब इसमें तो सीधा है कि ऊपर वाला dy बन रहा है, ऊपर वाला क्या बन रहा है, dy, और ये y माना हुआ है, तो ये 1/2 1/y dy हो गया। दूसरे वाले में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, तो दूसरे वाले में अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं तो 1/x² - 5x। 5 का आधा 5/2 होता है, तो यहाँ पे 5/2 के स्क्वायर को ऐड कर लो, और 5/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, साथ में प्लस का 6। तो ऐसा करने से 1/2 log y, तो ये हो गया माइनस +7/2। ये आइडेंटिटी बन गई a - b का होल स्क्वायर की, x - 5/2 का होल स्क्वायर। और ये बना 25/4 और 6 1/4, जो कि 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप इसमें 1/x² - a² लगा सकते हैं, तो इधर तो 1/2 log y +7/2 1/2a log x - 5/2 + 1/2 अपॉन x - 5/2 - 1/2 + c। ऐसे आप इसे इंटीग्रेट कर ले, y की जगह y की वैल्यू रख ले, और लॉग के अंदर उधर थोड़ा सा एलसीएम ले ले। इस तरीके से आप किसी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले क्वेश्चन को, जिसमें ऊपर लीनियर फंक्शन दिया जाए, उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी कहानी समझ आई होगी। तो अगर इतनी कहानी समझ आई है तो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब बहुत तगड़ी करके लड़ाई रहेगी, या तो क्वेश्चन लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन का, या लगेगा कंप्लीटिंग द
स्क्वायर का। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको इन दोनों ही टॉपिकों को छोड़ना नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो। ठीक है, क्या पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हो सकता है। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ फॉर्म्स होती हैं, अगर आप देखना चाहें तो क्या होती हैं। अगर कोई भी टर्म ऐसे लिखी हुई है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में उसे ऐसे लिखा जा सकता है, एक को ए के नीचे और एक को बी के नीचे। मतलब अगर कोई सिंपल फैक्टर्स लिखे हुए हैं तो उन्हें ब्रेक किया जा सकता है, एक को ए के नीचे एक को बी के नीचे। अब फैक्टर्स सिंपल नहीं है, मतलब दो की जगह तीन हो जाए सपोज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक को ए के नीचे एक को बी के नीचे और एक को सी के नीचे। मतलब फैक्टर्स तोड़ने का तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, फैक्टर्स को तोड़ने का तरीका। क्या फैक्टर्स को कैसे ब्रेक कर सकते हो। अगर सपोज ऐसे दिया जाए x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर, तब आप कैसे करेंगे। अगर कोई होल स्क्वायर आ जाता है तो सिंपल वाला तो ए के नीचे ही रहेगा, अब होल स्क्वायर वाले को एक बार बी के नीचे और एक बार सी के नीचे होल स्क्वायर के साथ, तो मतलब एक बार बिना स्क्वायर के और एक बार होल स्क्वायर के साथ। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ जाती है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ जाती है, तब भी जो सिंपल फैक्टर है वो तो एक के नीचे ही रहेगा, सिंपल वाला तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को तोड़ने के लिए ऊपर लीनियर आ जाती है। इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस में हम उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, फैक्टर्स को ब्रेक। फैक्टर्स कैसे ब्रेक होते हैं, तो कुछ ये तरीके हैं, इन तरीकों से आप फैक्टर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही फैक्टर्स ब्रेक करके ही करना होता है। जैसे सिंपली आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/x-1 और x-2, तो यहां पे आप इसे आराम से लिखो, पार्शियल लगाएंगे आप। क्या लगाने वाले हैं जी, पार्शियल। तो पार्शियल के लिए इसे अलग से लिया, अलग से लेने के बाद एक को ए के नीचे, इसे पार्शियली ब्रेक कर लिया, और एक को बी के नीचे। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा ए x-2 प्लस बी x-1 अपॉन x-1 x-2। एलसीएम ले लिया, अब ये आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू आ गई। यहां तक आ गए। अब अगर हम यहां तक आ गए तो हमें क्या करना है, एक बार ए को जीरो बनाना है और एक बार बी को। फंक्शन को कुछ इस तरीके से लेना है कि एक बार ए जीरो हो जाए और एक बार बी जीरो हो जाए। एक बार ए और एक बार बी को जीरो करना है, तो बताओ एक्स की वैल्यू ऐसी क्या क्या ले सकते हो आप, जो एक बार ए जीरो हो जाए और एक बार बी जीरो हो जाए। क्या क्या वैल्यू ले सकते हो आप, ए की वैल्यू को एक बार क्या ले सकते हो, देखो अगर मैं एक्स को 2 रख दूं तो 2 - 2 ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 2 - 2 होके ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स की वैल्यू को 2 ही रखा, ए को जीरो करा, तो बी को जब यहाँ 2 रखोगे तो 2 - 1 क्या बनेगा, 1। तो मतलब बी की वैल्यू क्या बन गई, 1। इसे ऐसे ही रहने दिया, लेफ्ट हैंड तो ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ सब जगह रख लिया एक्स को 2 इस पूरे में। अब मैंने एक बार बी को जीरो बनाने के लिए एक्स को 1 रखा, क्योंकि 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो यहां रखा, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू माइनस ए, यानी ए की वैल्यू -1 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर है, तो चाहे मैं इंटीग्रेशन इसका करूं कोई एक ही बात रहेगी।
भाई मैंने जब इन दोनों को बराबर लिखा है तो चाहे मैं इंटीग्रेशन इसका करूं चाहे इसका, एक ही बात है। अब मुझे करना इसका था लेकिन मैं इसका करूंगा क्योंकि ये बराबर है। अब बराबर है तो मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं a की वैल्यू रखूंगा -1 और साथ ही साथ b की वैल्यू 1 रखूंगा। तो मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अब माइनस बाहर आ जाएगा। 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1। मैंने कहा था जब भी x की पावर 1 होगी तो इंटीग्रेशन log हो जाता है। 1/x+2 का log x-2, क्योंकि यहां भी पावर 1 है। ये हो गया आंसर। अब पार्शियल का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक बार उसे पार्शियली ब्रेक करना है यानी फैक्टर्स में तोड़ना है। तोड़ने के बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन बनेगी, वहां से एक्स की वैल्यू रख के ए और बी निकालने हैं। ए और बी निकालने के बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जिस पार्शियल को यानी जिन फैक्टर्स को आपने तोड़ा है उसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर ये चीज समझ आई तो ये क्वेश्चन है 3 फैक्टर्स का। ये क्वेश्चन किसका है? 3 फैक्टर्स का। तो 3 फैक्टर्स का क्वेश्चन कैसे होगा? ऐसे ही होगा जैसे 2 का होता है। ठीक है, इसमें कौन सा गाजर मूली घिसनी पड़ेंगी। अब मैंने 3 वाला ब्रेक करना भी आपको सिखाया था कि अगर आपको 3 वाला ब्रेक करना है, एक को ए के नीचे, एक को बी के नीचे, एक को सी के नीचे। एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये तीनों एलसीएम आएंगे। तीनों आएंगे तो x-x कट जाएगा तो यहां बचेगा x+1 और x+2। x+1 से x+1 कटेगा तो यहां बचेगा x-1 और x+2। और x+2 से x+2 कट जाएगा तो यहां बचेगा x-1 और x+1। और पहले से इधर क्या है? ये सेम है तो ये कट जाएंगे सेम होने की वजह से। अब इक्वेशन क्या बच रही है? b x-1 x+2 प्लस c x-1 x+1। अब एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार a को रख लो, एक बार b को, कुछ c को, मतलब x को कुछ ऐसा रखो जो एक बार दो जीरो हो जाए। एक वैल्यू तो तभी आएगी जब दो जीरो हो जाएंगे। मैंने x को 1 रखा। 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो b और c तो पूरे पूरे जीरो हो गए। तो ये हो जाएगा 1 = a। 1+1 2 और 1+2 3। 3 × 2 = 6, तो a की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। अब x को कुछ ऐसा रख लो, एक बार x को -1 रख लो। -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो b आ जाएगा। -1 b की वैल्यू यहाँ -2 आई और -1 + 1 यहाँ 1 आई, तो b की वैल्यू -1/2 आई। अब x को कुछ ऐसा रख लो जो c आ जाए। x को -2 रख लो। -2 + 2 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। अब ये दोनों जीरो हो गए, तो 1। -2 - 1 -3, और -2 + 1 -1 कैंसिल होकर c की वैल्यू 1/। तो जहां आपको इंटीग्रेशन करना था इसका, अब आप इसका कर लो, जबकि आपको एबीसी की वैल्यू मिल गई है। आपको एबीसी की अगर वैल्यू मिल गई है तो आप इन तीनों का कर लो इसकी बजाय। तो कर लो। कहा यही कर दूंगा? छोड़ो, क्या याद रखोगे। ए की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1/6। चलो, तो इंटीग्रेशन करने के लिए ए की वैल्यू 1/6 बाहर लिख दी। 1/6 वाला कौन सा था? x-1 था। और बी की वैल्यू -1/3 थी, -1/2।
बी की वैल्यू -1/2 थी और वो x+1 वाला था। सी की वैल्यू प्लस के 1/3 थी और वो x+2 वाला था। ए बी सी वाले ले लिए तीनों अलग अलग। अब तीनों का इंटीग्रेशन कर दो। 1/6 log x-1 -1/2 log x+1। सब में x की पावर 1 है तो सबका log हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। पार्शियल के क्वेश्चंस इजी हैं, उतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है कि वो आपसे हो ना। तो इजी क्वेश्चंस है तो आप इन्हें बड़े प्यार से कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है वो इस तरीके का है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ऊपर पार्शियल लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, अगर ऊपर 2 cos x भी है तो भी पार्शियल लग जाती है। ठीक है, तो इसमें पार्शियल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पहले सब्स्टिट्यूट होगा क्योंकि पार्शियल लगती है x और y वेरिएबल्स में, और यहाँ साइन और कॉस दे दिए तो पहले आप लेट करोगे y को sin x। ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन कि पहले सब्स्टिट्यूट करो, और सब्स्टिट्यूट करके या तो पार्शियल लग जाती है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स dx हो जाएगा। ये हो गया जी। तो ये रहा cos x dx, ये हो गया dy। क्या हो गया जी, ये dy हो गया। अब ऊपर 2 बचा और नीचे बचा 1 माइनस वाई, और यहाँ बचा 1 + y का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब पार्शियल लगाएंगे। पार्शियल लगाने के लिए इस क्वेश्चन को अलग से लेके आओ पूरे को। एक को ए के नीचे लिख दो, 1 - y को, क्योंकि नॉर्मल फैक्टर है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, 1 + y²। और क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बताया था आप दो लेते हैं, bx+c। क्वाड्रेटिक के लिए क्या, कितनी वैल्यू लेते हैं, 2 bx+c। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ए की मल्टीप्लाई 1 + y² से हो जाएगी, और बी एक्स की मल्टीप्लाई 1 - y से होगी, और सी की मल्टीप्लाई भी 1 - y से होगी, और अपॉन में ये सेम बन जाएगा 1 - y और 1 + y का स्क्वायर। अब एलसीएम सेम तो होता ही होता है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। कुछ वैल्यू रख लो। तो मैंने एक्स की वैल्यू एक बार 1 रखी। 1 रखने से दोनों जीरो हो गए, बी और सी। ए की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं एक्स की कोई और वैल्यू नहीं रख। क्वेश्चन पूरा वाई में था तो ये बी एक्स क्यों लिया मैंने, यहां माफ करना मुझे, ये बी वाई होगा। by+c, और ये हर जगह y ही होगा। यहाँ भी ये y होगा और यहाँ भी ये y होगा। ओके, ऐसा है क्या। by ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा y में। तो मैंने x की वैल्यू भी नहीं रखनी है। जब क्वेश्चन y में है तो y वैल्यू भी किसकी रखी जाएगी, y की। हाउ कैन आई पुट वेक्स, y की वैल्यू 1 रखने से a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब अब आप y की वैल्यू कुछ और रखें तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा, मिल जाएगा। करो तो, y की वैल्यू 0 रख लो। c की वैल्यू a+c बचेगा। a की वैल्यू 1 है, पुट कर दो, तो c की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब y को कुछ भी रख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। अब y को आप जो मर्जी रख सकते हो, 1 रख लिया ऑलरेडी, 0 रख चुके तो कुछ भी रख दो।
ठीक है, इजी कर कोशिश करना, इजी पड़े, ज्यादा मुश्किल ना ही पड़े तो ही सही है। टू रख लो, टू मत रखो, -1 रख लो। तो अगर आप -1 रखते हो तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2a। चलो, यहां -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस के -2 भी, और यहाँ रखेंगे तो ये प्लस के 2c। तो 2 कॉमन लेके काट सकते हैं 2 को, तो 1 इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी। ए और सी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 1 है और सी की भी वैल्यू 1 है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस बी उधर आएगा, तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तीनों की वैल्यू 1 आ रही है, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1, ए की भी, बी की भी और सी की भी। अब तीनों की वैल्यू 1 है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम यहां पे रख के। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, अब बी वाई के नीचे इसे अलग कर देंगे, बी की वैल्यू 1 है, और सी के नीचे इसे अलग कर देंगे, सी की वैल्यू भी 1 है। अब इसके आगे की कहानी बड़े प्यार से समझना, ये तो लॉग हो जाएगा, लेकिन y का कोफिशिएंट -1 है तो वो अपॉन में आएगा। इसमें आप लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले को t मान के, और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लगाएंगे आइडेंटिटी 1 को 1 का स्क्वायर मान के। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी 1/a² प्लस x²। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी पार्शियल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। पार्शियल का क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट हाँ वो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, थोड़ा सा, लिटिल बिट। अब इतना तो बनता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो आई होप आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप पार्शियल का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब पार्शियल का अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो अब आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या आता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है आईलेट। क्या, आईलेट। आईलेट का मतलब है इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, सी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये अप्लाई कब होता है, ये अप्लाई होता है जब आपको इंटीग्रेशन करना हो दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, यानी टाइप ऑफ प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन 1 और 2 प्रोडक्ट में है, तब आप क्या अप्लाई कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट। कैसे, पहले को छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पहले का, और यही मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन दूसरे का, इस फॉर्मूले को लगाकर। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ही बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइलेट के लिए आप इस तरीके के फॉर्मूले को लगाएंगे, फर्स्ट डॉट सेकंड, यानी पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो एक आध एग्जांपल लेकर देख लेते हैं बस कैसे होता है। ये है, अब ये दो फंक्शन है, आइलेट के हिसाब से पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक, तो ये फर्स्ट माना जाएगा। ओ लॉग, लॉग तो ये फर्स्ट माना जाएगा। आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रा बाद में आता है, तो इसे क्या मानेंगे, सेकंड, क्योंकि एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, तो इसे सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड मान लिए, तो चलो आइलेट लगा लेते हैं। तरीका क्या है, पहले को छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो, यानी एक्स का माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन
तो डिफरेंशिएशन पहला कौन है, log x का, इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा कौन है, x, और फिर ब्रैकेट क्लोज होकर dx। फॉर्म बड़ी है बट ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक x से एक x कट जाएगा, अपॉन टू बाहर आ जाएगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ है 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx का, दोबारा से इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इस तरीके से आप लॉग वाले क्वेश्चंस यानी आइलेट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, उतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, तो आप इन्हें बड़े प्यार से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइलेट थी। अब आइलेट के बाद एक स्पेशल आता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की एक स्पेशल कंडीशन, यानी आइलेट की। किसकी कंडीशन, आइलेट। आइलेट की एक कंडीशन भी होती है। क्या कंडीशन होती है कि अगर e की पावर x के अंदर दो चीजें हैं, एक फंक्शन है और एक उसका डिफरेंशिएशन है, दोनों एक साथ आ जाती हैं, उसका जो आंसर है, उसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है e की पावर x इंटू एफ एक्स, वो फंक्शन। क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर बाहर e की पावर x है और अंदर दो चीजें, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, अब उस केस में e की पावर x की मल्टीप्लाई में सीधा फंक्शन लेने से आंसर हो जाता है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। अब अगर देखो तो बाहर e की पावर x है, ठीक है, अगर मैं साइन x को फंक्शन कहूं एफ एक्स, तो क्या साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x नहीं होता, तो ये उसका डिफरेंशिएशन ही तो रहा, कि एक फंक्शन रहा दूसरा उसका डिफरेंशिएशन हुआ। ऐसे केस में क्या होता है कि जो e की पावर x है उसकी मल्टीप्लाई में जो एफ एक्स है ना, उसे मल्टीप्लाई करके प्लस सी कर दो, आंसर हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बट पूछा ये नहीं जाता, पूछा ये जाता है। चलो, इस तरीके का पूछा जाता है, में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके को क्वेश्चन आप कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। e की पावर x से पहले से है बाहर, तो जब बाहर e की पावर x दिख जाए तो कोशिश करनी है कि वो फंक्शन और डिफरेंशिएशन बन जाए कैसी। ठीक है, उसके लिए एलसीएम ब्रेक कर लो। एलसीएम ब्रेक का मतलब क्या है, वन के नीचे इसे अलग कर लो और साइन एक्स के नीचे इसे अलग कर लो। अब दो चार आइडेंटिटी लगा लो, जैसे कि मैं जानता हूं 1 - cos x जो है एक हाफ एंगल आइडेंटिटी बनाती है 2 sin² x/2। उसी तरीके से ये बनाती है 2 sin x/2, cos x/2, sin x हाफ एंगल बनाती है, और cos हाफ एंगल बनाती है 2 sin² x/2। 2 से 2, एक साइन से एक साइन, cos अपॉन साइन कॉट हो जाएगा और यहां 1/sin cosec हो जाएगा, 1/sin² क्या हो जाएगा, cosec²x/2 हो जाएगा, और यहां cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x/2। अब अगर मैं बात करूं प्लस और माइनस दो इस पे, ऐसे, तो अगर मैं बात करूं तो मैं अगर इसे फंक्शन मानूं एफ एक्स, तो ये उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया, और ई की पावर एक्स के साथ अगर फंक्शन और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें आ जाती हैं, तो मैंने अभी अभी बताया कि सीधा ई की पावर एक्स एफ एक्स ही आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो ई की पावर एक्स एफ एक्स क्या है, -cot x/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, बस आपको कंफर्म 100% पूरी ये करके जानी है, इससे बाहर आपको कुछ भी पूछे जाने वाला
नहीं है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा। फिर मिलेंगे हम एक और अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।